करंट चैप्टर में कोई क्वेश्चन दिक्कत है क्या? और पावर वाला भी पोर्शन जो था, दो पार्ट हम लोग किए हुए थे, उसमें कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं? जल्दी बताओ। जो होमवर्क दिए हुए थे हम, पावर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हम करने दिए थे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लास्ट क्लास में वही डिस्कस किए थे, तो बताओ कहीं दिक्कत है तो। नहीं? जल्दी रेस्पॉन्ड करो। प्रीतम, नो सर। आराम से बना लियो, कंप्लीट बना लियो आप। यस सर। चलो ठीक है। और किन्हीं को दिक्कत है? चलो ठीक है, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? फोर्स फर्स्ट जो चैप्टर है वो, या वर्क पावर एंड एनर्जी? क्या स्टार्ट किया जाए? चलो आप बताओ, बताइए आप लोग। हम्म फर्स्ट ही से स्टार्ट करते हैं सर। चलिए ठीक है। देखोगे, फर्स्ट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फोर्स में तीन पार्ट दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग जो पार्ट है, ठीक है, फोर्स का पहला जो यूनिट है वो आप पहले पढ़ चुके हो, उस ढंग का है कुछ सिलेबस, ठीक है। फिर 9 क्लास में जो पढ़े हुए हैं उसका भी कुछ रिवीजन है, चलो हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और इसमें एक नया टॉपिक आपका सिर्फ ऐड होगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है। और रोटेशनल मोशन जो है वो नया टॉपिक होगा, बाकी इसमें जो है सारा आपके पास पुराना ही टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखोगे फोर्स यहां तक दिख रहा है। जब भी हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं, ध्यान देना, तो फोर्स को डिफाइन किया जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। इवन आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ भी चुके हो तो वहां से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। देखोगे फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? एक तो सिंपल लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। कोई यदि पुल कर रहे हो, कोई आप होल्ड करके कोई भी सब्सटेंस को यदि पुल कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पुश कर रहे हो तो भी क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स, ये बोल सकते हैं। इसके इफेक्ट के अनुसार फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, उसके अनुसार क्या है कि फोर्स को डिफाइन किया गया है, और इसका इफेक्ट को ही बताया गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें, देखो तो फर्स्ट लॉ, फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, force is an external factor which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object, ठीक है। मतलब क्या कि फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि अप्लाई हो रहा है मतलब एक्सटर्नल, बाहर से कोई अप्लाई करता है। इंटरनल फैक्टर या इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, फैक्टर कॉज भी बोल सकते हो, जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस लाता है? उसके शेप में चेंजेस ला सकता है। मान लो कि ये है, इसको हम बैंड करेंगे तो मे भी बैंड हो जाए, शेप में चेंजेस ला सकता है। दूसरा, यदि रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला सकता है। मूविंग यदि ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वो मोशन में था तो हो सकता है उसका स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, रोक सकता है, या फिर उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स।
और व्हाट चेंजेस कैन अकर ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो फोर्स को चलो हम डिफाइन कर देते हैं। देखोगे फोर्स क्या बताए हम, फोर्स force is an external factor which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट क्या, न्यूटन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी its SI unit is Newton। देखो ध्यान देना, इसके डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं को तो बताओगे। इधर ये एक तरह से रिवीजन है, फर्स्ट जो पार्ट है फोर्स का वो रिवीजन है, बस हम रिपीट करते रहे, ठीक है। आप लोग का होमवर्क होगा कि इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेना एक बार, और आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना। जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट डे हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, जहां दिक्कत होगा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो जो टॉपिक है वो चलो हम रिपीट तो कर रहे हैं। तो फोर्स के डेफिनेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, नहीं ना? सर। अब देखो इसके जस्ट बाद आपका दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे आपके पास मेंशन किया हुआ है दो टाइप का फोर्स के बारे में, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ध्यान देना, कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका कांटेक्ट फोर्स, सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, चलो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो आपकी बुक में जितना दिया हुआ है उसी को लेते हैं। एक है आपका फ्रिक्शन, फिर है नॉर्मल रिएक्शन, फिर है फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, फिर है आपका और एक आपका दिया हुआ फोर्स अप्लाइड बाय अ स्प्रिंग, बाय अ स्प्रिंग। देखो ध्यान देना, नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी हम लोग तीन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है ये टर्म्स। ठीक है, इवन आप अधिकतर के बारे में फैमिलियर होंगे, आप पढ़े होंगे, लेकिन चलो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका यदि किसी तरह से कॉन्सेप्ट दिक्कत हुआ हो, कोई दिक्कत है तो आप अच्छे से समझ लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाने वाले हैं ताकि हम एक एक करके फिर से हम लोग डिटेल में जाएंगे। मिटा दें? यस सर। यस सर। देखोगे जब भी हम बात कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ये तो समझ में आया कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर है, यदि अप्लाई किया जाए, वो यदि एक्ट करे तो भाई ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस लाता है? शेप में चेंजेस लाएगा
या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस है। ठीक है, फिर जब हम लोग कांटेक्ट फोर्स का बात करते हैं, मतलब उस तरह का फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे तभी अप्लाई किया जा सकता है, तो उस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के अप्लाई हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट। काफी सिंपल एक एग्जांपल, यदि हम लोग मैग्नेट देखते हैं कि कोई एक आयरन का आर्टिकल है, कोई आयरन का कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट यदि हम उसके सामने लाते हैं तो दूर से ही क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब क्या है, क्या फोर्स लगाने के लिए, अट्रैक्शन का जो फोर्स लगाया है, इसके लिए क्या फिजिकल कांटेक्ट जरूरत है, नहीं, दूर से ही क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एक मैग्नेट यदि हम दूसरा मैग्नेट यदि सामने ला रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है कि रिपेल करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पोल्स पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिना फिजिकल कांटेक्ट के यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और ये तीन ही है, क्या, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हम बोले मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा बताओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ हम बताए हुए थे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ बताया क्या, बताओ आप लोग। ओ सर, बताया थे, नहीं सर। नहीं चलो सर। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट का फोर्स लगेगा। ठीक है, हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स से आते हैं तो बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलो डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, उतना डिटेल नहीं जा रहा है, फ्रिक्शन का तो एक पूरा चैप्टर ही है, होता है, तो यहाँ पे बस इसका नेचर क्या है, इसका डेफिनेशन वगैरह सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन, ध्यान दें, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, कब एक्ट करता है, यदि दो रफ सरफेसेस है, दो रफ सरफेसेस में रिलेटिव मोशन है। आई थिंक आप रिलेटिव मोशन समझते होंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे का कोई स्पीड होना। मान लो कि एक रुका हुआ है और दूसरा मूव कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूव कर रहा है, दोनों का अलग अलग स्पीड है, हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन है। तो जब दो रफ सरफेसेस होता है, सपोज टेबल पे हम क्या करते हैं, कोई एक लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ है या सपोज बुक रखा हुआ है, यदि हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, मूव नहीं किए, 2 न्यूटन लगाए, मूव नहीं किया, मतलब अप्लाइड फोर्स, समझो बात को, फोर्स फोर्सेस जो है मोर देन वन फोर्स जब हो, तो वो क्या हो सकता है, बैलेंस फोर्सेस हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो सकता है। इसके भी बारे में आप जानो। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या, दो या दो से अधिक फोर्स जिसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो। यदि हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डिस्कशन में जरूरत होगा, यदि हम लोग बात करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम इधर से लगाए 10 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन से भी लगा दिए 10 न्यूटन, मतलब दो फोर्स लग रहा है और इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, 0। इधर से 10 न्यूटन है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगा रहे हैं इसको तो साइन अलग लेंगे, तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो बोलेंगे 10 न्यूटन प्लस, और इधर से जो फोर्स लगाए इसको -10 बोलेंगे, तो -10 न्यूटन। ओवरऑल कितना आया, 10 न्यूटन प्लस माइनस माइनस दैट इज 0 न्यूटन। तो जब दो फोर्सेस या मोर देन 2 फोर्सेस है और इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस है। और जब रिजल्टेंट वैल्यू 0 ना हो, हम देख रहे हैं सपोज यहाँ इधर से हम 15 न्यूटन का फोर्स लगाए,
तो यहाँ पे यदि हम बोलेंगे 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर से 10 न्यूटन, तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव लिए तो एक क्या किए, नेगेटिव लिए। तो हम लोग क्या देखा है, प्लस माइनस माइनस होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 50 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 5 न्यूटन। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू ओवरऑल कितना वैल्यू आ रहा है, 50 माइनस 10 दैट इज 5 न्यूटन। पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव हम किस डायरेक्शन के लिए थे, सपोज ईस्ट डायरेक्शन की, तो पता चल रहा है कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड्स ईस्ट। और कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में यदि चेंजेस लाता है, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में यदि चेंजेस लाता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान देना, अनबैलेंस्ड फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है मोशन में चेंज लाने के लिए या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने के लिए। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस नहीं लाता है। ऑब्जेक्ट जैसा है प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा बैलेंस्ड फोर्सेस के कारण। मेरी बात को समझ रहे हो, जो अभी हम बताए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ गए, किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो देखो जैसे हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सपोज हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, टेबल पे मान लो एक बुक रखा हुआ था, बुक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है। हम इधर से 2 न्यूटन लगाए तो उधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वही जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वही है क्या, फ्रिक्शन। कहाँ पे लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, कहाँ पे लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस। इस केस में लगता है जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में हो या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में आने का टेंडेंसी रखे, तब भी होगा। मेरी बात को समझो, टेबल रेस्ट में, बुक भी रेस्ट में, हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बुक तो अभी भी रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, लेकिन यह टेंडेंसी, एक टेंडेंसी गेन कर रहा है कि वो मोशन में आएगा। जब टेंडेंसी गेन करने वाला है या इस तरह का प्रॉपर्टी वो हो सकता है कि वो रिलेटिव मोशन को गेन करेगा, तो उस केस में भी क्या होता है कि कांटेक्ट सरफेस पे, ये बुक है ये टेबल है, दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर एक अपोजिशनल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। When two rough surfaces are in contact and there is some relative motion between them, an oppositional and tangential oppositional force act on the contact surface, which is known as friction. Tangential का मतलब क्या है, देखोगे contact surface ये है, ऐसा भी तो लग सकता था ना, कॉन्टैक्ट सरफेस मान लो कि ऊपर की ओर इस तरह से लगेगा, लेकिन बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं लगेगा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या है कि जैसे टच करके एक पॉइंट को निकल रहा है इस तरह से, जैसे सर्कल में टेंजेंट हो, इसी तरह से कि भाई ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बिल्कुल टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक अपोजिशनल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन रफ सरफेसेस में ही लगता है। रीजन क्या है, देखोगे एक रफ सरफेस से एक दूसरा है, जब भी मोशन मान लो कि दोनों एक रफ सरफेस, जैसे जिस तरह से दिखा रहे हैं उबड़ खबर है, इरेगुलरिटीज है, इसमें भी इरेगुलरिटीज है, ये इस तरह से यदि इंटरलॉक है, दोनों आगे की ओर बढ़ रहा है तो अपोजिशन नहीं लगेगी। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि एक सरफेस है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा है, एक रुका हुआ है और दूसरा यदि मूव करना चाहता है, तो क्या होता है, यही इंटरलॉकिंग सॉरी इरेगुलरिटीज जो है, उबड़ खाबड़, ये जो इरेगुलरिटीज है ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, जिस कारण से आगे बढ़ने के लिए क्या हो रहा है, एक अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, एक अपोजिशन फेस कर रहा है ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने के लिए। यही अपोजिशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, देखोगे फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा ये फॉर्मूला है म्यू एन। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, ये फॉर्मूला बुक में आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलो याद रखने के लिए है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन का मतलब क्या है,
म्यू का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कॉफिशिएंट जो है एक तरह से ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है रफनेस पर। जितना ज्यादा रफनेस होगा इस कॉफिशिएंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ के लिए चलो बोल सकते हो वेट, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा एक्ट करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन ध्यान देना, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, और ज्यादा फोर्स लगाया 4 न्यूटन, मूव नहीं किया, 4.1 लगा दिया तो मूव करना स्टार्ट कर गया। मतलब क्या, जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन लग रहा है, जिस कारण से ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो अप्लाइड फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है उसको फ्रिक्शन बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट अभी भी रुका हुआ है तो उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कई टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, उधर से भी 2 न्यूटन लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, 4 न्यूटन, उधर से भी 4 न्यूटन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन यदि हम 4 से ज्यादा 5 न्यूटन फोर्स लगा दिए, ये मूव करने लगा, और जब ये मूव करने लगता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है, जब स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है तो इंटरलॉकिंग का उतना टाइम नहीं मिलता है, आराम से वो मूव करने लगता है, इस कारण से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए बोला क्या जाता है, एक स्टेटमेंट भी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है कौन, रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई यदि एक व्हील ही है, कोई व्हीकल का टायर या व्हील दिया, यदि वो रोल कर रहा है, उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है लेकिन बहुत कम फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। इसलिए वो आसानी से वो मूव करता है, कम फोर्स लगाओ तो भी क्या होता है, व्हील मूव करेंगे, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक। फ्रिक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, 2 चीज पे, एक नेचर ऑफ सरफेस, रफनेस ज्यादा होगा फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, दूसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट या नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट का वेट यदि नीचे की ओर एक्ट कर रहा है तो टेबल का जो सरफेस है वो ये भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, नॉर्मल रिएक्शन, वही, ठीक है। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ पूछने का है तो बता दो, फ्रिक्शन समझ चुके अभी तक जितना हम बताए, कोई पॉइंट में यदि कहीं दिक्कत है तो बताओ, कहीं दिक्कत है? बताइए। नो सर। नहीं सर। ठीक है, ये पढ़े हुए हो ना फ्रिक्शन, आप लोग कौन से क्लास में पढ़े हुए थे? फ्रिक्शन क्या पढ़े थे 8 में या 9? फ्रिक्शन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हाँ सर पढ़े तो है। कौन से क्लास में? तो सिर्फ फ्रिक्शन 8 में? 7 में भी पढ़े थे फ्रिक्शन डिटेल में, 9 में सिर्फ फ्रिक्शन का डेफिनेशन और कुछ नहीं। हाँ, तो अभी जितना कुछ समझाए ये समझ गए आप लोग? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी लोअर क्लास में 7 8 में आपका पूरा एक चैप्टर था, उतना नहीं जा रहा है, बस डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए कुछ जगहों पे हेल्पफुल है तो कहीं पे हार्मफुल है। ये समझते हो कि ये डिस्कस करें हम, कहीं पे हमारे लिए फ्रेंड का काम करता है तो कहीं पे फो, दुश्मन का काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन आप लोग में से ही बताओगे, फ्रिक्शन हेल्पफुल कब है, कब बेनिफिशियल है? आप लोग में से कोई एग्जांपल दो। वॉकिंग के टाइम। हाँ, हम लोग चल पाते हैं इस कारण से कि फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन
लेस कोई सरफेस यदि चलेंगे, जैसे मान लो कि टाइल्ड फ्लोर है, वहां पे यदि स्लिपरी वाटर, सॉपी वाटर यदि छिड़क दिया जाए, हम यदि चले या फिर जोड़े, आराम से तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे एक्ट नहीं कर रहा है। कोई बनाना पील यदि हमारे पैर में आ जाता है तो हम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम हो गया। वॉकिंग में, रनिंग में चलो मदद करता है। और कहाँ पे? आगे यदि हम लोग बात करें, पेंसिल से या पेन से आप लिखते हो पेपर पे, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन यदि नहीं होगा, देखो बहुत स्मूथ सरफेस यदि रहेगा, वहां पे पेंसिल आप चलाना, मान लो कि ग्लास पे, कांच पे आप पेंसिल चलाते हो, क्या वहां पे लिख पाते हो आप? नहीं। नो सर। फ्रिक्शन होता है, इसलिए वहां पे जो पेंसिल का डस्ट है वो पेपर में इंसर्ट करता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज है। फ्रिक्शन के कारण वो जो डस्ट पार्टिकल है वो रुकता है या फिर झड़ता है, आप लिख पाते हो। पेन में भी वही बात है, ठीक है। फ्रिक्शन के ही कारण क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप होल्ड कर पाते हो, नहीं तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। फ्रिक्शन होता है इस कारण से कोई भी टायर या व्हील जो होता है वह रोड में मूव करता है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ मूव करेगा, सॉरी केवल स्कीप करेगा, मतलब एक ही जगह पे घूमेगा, आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये सारे बेनिफिट है फ्रिक्शन का। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे हमारे लिए हार्म करता है, ये बताओ। कोई हार्मफुल इफेक्ट? नहीं। कुछ तो एक तो कम से कम आप लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल तो बोल सकते हो। फ्रिक्शन कहाँ पे हार्मफुल है हमारे लिए? फ्रिक्शन रफ सरफेसेस में, मूविंग पार्ट्स में जब एक्ट करता है, जैसे कोई मशीन पार्ट्स, तो सब वहां पे क्या व्हीकल्स है, में, रफ सरफेस। मशीन्स वगैरह में फ्रिक्शन हाँ होने से प्रॉब्लम हीट होता है। प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा। हाँ तो बोलो बोलो बोलो, ठीक है, ठीक जा रहे हो। सर, तो वही कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, इतना याद है। कहते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है फ्रिक्शन सर के कारण? क्या, मशीन्स खराब होती। मतलब मशीन मशीन पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स रगड़ाता है वो, दे ग्रेप्टिंग। वर्न ऑफ, वो क्या होता है कि रगड़ाता है, और रगड़ाता है इसके कारण क्या है कि मशीन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। कोई मान लो कि मूविंग पार्ट, जैसे मोटरसाइकिल ही है, ठीक है, चेन स्पोकेट होता है, 2 साल, 1 साल, 1.5 2 साल में हम लोग को चेंज करना पड़ता है। यदि उसमें लुब्रिकेटिंग मटेरियल नहीं रहेगा, ऑयल वगैरह नहीं होगा, तो होगा कि एक ही महीना में चेंज करना पड़ेगा। मतलब वो रगड़ाने के कारण क्या होता है, मशीन पार्ट्स रगड़ाता है तो वो पतला हो जाता है। ये फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन का ये डिमेरिट, ठीक है, हमारे लिए हेल्पफुल भी है, लेकिन इसके कारण रगड़ा रहा है, खराब हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण टायर जो है वो रगड़ाता है, हम लोग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण चल पाता है, चल पाते हैं हम लोग, टायर मूव करता है, सही है, लेकिन वो रगड़ा जाता है फ्रिक्शन के ही कारण। फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है मूविंग पार्ट्स वगैरह में, या कहीं कहीं पे मशीन पार्ट्स, आयरन वगैरह में इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि हो सकता है कुछ पार्ट्स वहां पे ऐसा हो तो आग भी लग जाता है। तो ये सब कुछ डिमेरिट्स, ठीक है। चलो इतना ही हम लोग जानेंगे, बहुत और कुछ नहीं जानना है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या कि कोई यदि, हाँ ये आप फॉर्मूला याद रखना, फ्रिक्शन के लिए क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू एक कांस्टेंट है जो दिया रहता है क्वेश्चन में, और एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, चलो अभी हम आ रहे हैं डिटेल में, आप जान लो तो। देखो सपोज कोई एक यदि ऑब्जेक्ट है, यदि हम बोलेंगे 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, तो इसका वेट नीचे की ओर को एक्ट करेगा ना, W, W इक्वल टू क्या हम लोग को पता है, W इक्वल टू mg,
यदि 2 kg का है मतलब 2 इंटू सी का वैल्यू होता है 9.8, चलो हम लोग कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं 10, तो क्या होगा 20। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है mg 20 न्यूटन। तो जो टेबल है, टेबल पर एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, तो टेबल भी तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वेट के इक्वल है। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है वो क्या है, वेट के इक्वल है। क्या हर केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वेट के इक्वल होता है? हर केस में होता है क्या, बता सकते हो, यस और नो? सर नहीं। नो सर। नहीं सर, नहीं अपथ्रस्ट होता है। अपथ्रस्ट वाला केस में। हाँ, किसमें नहीं होगा? सब फ्रिक्शन जब एयर में अपथ्रस्ट, होता है फ्रिक्शन, फिर पानी में उस टाइम। हाँ ठीक है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वगैरह का यदि हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं। कोई इंक्लाइंड प्लेन में यदि ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के इक्वल नहीं होता है। चलो एक बात को, ये हम बात कर रहे थे नॉर्मल रिएक्शन पर। एक एग्जांपल दूसरा, यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन में कोई यदि ऑब्जेक्ट है, सपोज ये इंक्लिनेशन यदि ये है थीटा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है बिल्कुल डाउनवर्ड वेट इसका एक्ट करेगा, कितना, mg। लेकिन यहाँ पे यदि हम बोलेंगे कि ये जो mg है, mg का दो कंपोनेंट होगा, एक ये इधर और एक इस ओर। मतलब समझो बात को, यदि हम इंक्लाइन प्लेन में यदि कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिए तो ऑब्जेक्ट का वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड तो एक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है जब इंक्लाइन लगे, इंक्लाइंड डायरेक्शन में यदि यह हो रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है और एक क्या, वर्टिकल। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे है इस डायरेक्शन में होगा और एक ये डायरेक्शन। और mg वेट का ही दो कंपोनेंट क्या कर रहा है, देखोगे एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको सरफेस के साथ वो स्टिक कर रहा है, चिपका के रख रहा है अंदर की, इसके साथ चिपका के रख रहा है। और एक कंपोनेंट mg का ही, वेट का ही एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है आगे की। आप मैथ का कैलकुलेशन वगैरह यूज करोगे तो आप पाओगे कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये mg यदि है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, mg sin थीटा। एंगल पर डिपेंड करेगा, और इसी के अनुसार क्या होगा, mg का दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा और एक क्या है, mg sin थीटा। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड, मतलब इस सरफेस पर नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड यदि बोला जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड कितना फोर्स लगा रहा है, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू इतना ही होगा, कितना, mg cos थीटा। तो यहाँ के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन n बोलो या r बोलो, ये क्या होगा, mg cos थीटा। हालांकि चलो हम यदि दिक्कत यदि हुआ है इस तरह का क्वेश्चन अभी आगे तक पहले आप हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, तो किस तरह से स्प्लिट करते हैं ये बता देते हैं कि mg यदि है तो mg cos थीटा और mg sin थीटा में कैसे बढ़ेगा। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, देखो क्या है।
एक एग्जांपल से ही समझा रहे हैं। सपोज कोई एक यदि ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखोगे इस पर फोर्स लगाए हैं हम F, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगाए हुए F, और ये जो फोर्स F लगा रहे हैं नीचे की ओर, देखो तो इधर की ओर है फोर्स F, मतलब यहाँ पे यदि देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के लगा रहे हैं। यदि ऐसा है कि यदि हम थीटा एंगल बना के हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, दो पार्ट में बटेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट पर ये जो फोर्स है क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट तो उसको नीचे की ओर पुश कर रहा है, नीचे की ओर दबा रहा है, और एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसको आगे की ओर मूव करेगा। मतलब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और एक क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक इधर की ओर होगा। ये इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये एक आगे की ओर बढ़ाएगा, और एक कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर इसको पुश करेगा। ऑब्जेक्ट को अंदाजा लगाओ कि यदि एक कोई ब्लॉक ही है, इस तरह से यदि आप तिरछा फोर्स लगा रहे हो इस तरह से, तो एक अंदाजा लगता होगा कि ये जो फोर्स लगा है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुश भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धक्का भी दे रहा है मूव करने के लिए। मतलब जो फोर्स है ये दो पार्ट में बट रहा है, एक हॉरिजॉन्टल जो उसको मूव कराएगा, और एक वर्टिकल डाउनवर्ड जो उसको नीचे की ओर स्टिक करा रहा है। तो ये यदि एंगल थीटा है तो ये आपका होगा कितना, F cos थीटा, और ये होगा F sin थीटा। एंगल से जो सटा हुआ है cos थीटा लेगा, जो दूर है वो sin थीटा लेगा। चलो हम लोग डिटेल पे जाते हैं। देखोगे यदि हम बोल दिए कि ये F है, ध्यान देना, ये F है, इसका मेजरमेंट F है, इसके ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसका लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मेजरमेंट है F, और ये है थीटा। तो हम लोग याद करना, 9 क्लास में आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हुए हो, यदि कोई एक ट्रायंगल में एक एंगल पता है और एक साइड का मेजरमेंट पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी दो साइड का मेजरमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखोगे यहाँ पे यदि हम लोग आए, इस ट्रायंगल के लिए यदि हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा, देखो साइन थीटा यदि लेंगे तो साइन थीटा के अनुसार क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्या होगा, AB परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस BC है जो F है। तो यहां से देखो तो AB का वैल्यू कितना आ रहा है, AB का वैल्यू आया F sin थीटा। इसी तरह से यदि हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा यदि लिए, cos थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, बेस है, तो आप लोग बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन, BC। तो AC का वैल्यू क्या होगा, देखोगे AC का वैल्यू, AC का वैल्यू क्या आ रहा है, तो हम पा रहे हैं क्या, फोर्स था ये दो पार्ट में बटेगा, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। एक ये AC का मेजरमेंट कितना है, तो हम लोग देख रहे हैं F cos थीटा। AB का मेजरमेंट कितना है, देख लो AB का मेजरमेंट कितना है, F sin थीटा। तो इसी को लिखा गया, ध्यान देना, F को लिखा गया एक वर्टिकली डाउनवर्ड F sin थीटा, देख लो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो क्या है, F sin थीटा यहाँ पे। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है, F cos थीटा, एंगल के साथ जो सटा हुआ है AC, ये मेजरमेंट क्या है, AC का मेजरमेंट क्या है, F cos थीटा। तो ओवरऑल ये डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी यदि दिख रहा है, उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो एंगल दिखा, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, mg, एंगल दिख रहा है थीटा, एंगल से सटा हुआ वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का होगा।
मतलब mg इंटू कॉस थीटा, mg कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा mg इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ के लिए क्या है समझो, यहाँ के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर कितना लग रहा है, वेट का एक कंपोनेंट कितना लग रहा है mg cos थीटा। तो हम बोलेंगे जब mg cos थीटा है तो ऊपर की ओर भी उतना ही फोर्स लगेगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, m या r यदि आप बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, आपके बुक में r दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्ट में यदि दिक्कत हो रहा है तो बोलोगे कहाँ पे रिपीट करने का जरूरत है, ये आप लोग के लिए नया होगा थोड़ा स्प्लिट करना, कि डिटेल में आप 11 में हालांकि सीखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, वही हम डिटेल में बताए कि किस तरह से स्प्लिट हुआ। क्या समझ गए हो ये जो हम बताया अभी? तो नॉर्मल तो रिएक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू mg cos थीटा है, तो सर वो जो mg sin थीटा है वो फिर क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो थोड़ा, कौन वो पूछ रहे हो? हाँ सर वो जो नॉर्मल है वो तो mg cos थीटा है, और फिर ये जो mg sin थीटा है उसको क्या करेंगे? हाँ, ये जो mg sin थीटा है, देखोगे कोई भी ये जो mg इसका जो वेट है इसका दो कंपोनेंट है, एक है आपका क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब mg का एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस सरफेस के, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक इस प्लेन के हॉरिजॉन्टली बिल्कुल इसके अलोंग एक्ट कर रहा है। तो जो प्लेन के अलोंग इसी डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सरकता है, स्लाइड करता है। किस कारण से स्लाइड कर रहा है, mg sin थीटा के कारण। मतलब वेट का एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है उसको मूव कराने के लिए, कौन सा कंपोनेंट, mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इसको क्या किया है, नीचे की ओर स्टिक किया हुआ है, चिपका के रखा हुआ है सरफेस के साथ, और उस कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, mg cos थीटा। ये ठीक है? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका यहाँ से यदि ज्यादा से ज्यादा देगा ना तो आपको यही देगा, ये जो एंगल है आपका, एंगल से लिंक जो रहेगा वो cos थीटा लेगा, और एंगल से जो दूर होगा वो sin थीटा होगा। यहाँ पे भी देखो फोर्स है थीटा, एंगल के साथ जो सटा हुआ है वो cos थीटा हुआ, तो f cos थीटा, और जो दूर है वो क्या हुआ, sin थीटा, तो f sin थीटा। यही याद रखना है शॉर्टकट के लिए। ठीक है, यही ध्यान में रखना है, पुट कर दिया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। सर ले लिए। ठीक, ध्यान देना। थर्ड हम लोग बात कर रहे थे टेंशन। टेंशन भी एक फोर्स है जो कोई स्ट्रिंग में एक्ट कर सकता है। सपोज हम क्या किए, कोई एक सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग से क्या किए, कोई एक ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड किए। मान लो यदि 1 kg का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की ओर, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की ओर, क्या है mg। तो जब इसका वेट के कारण ये जो ऑब्जेक्ट वो नीचे की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की ओर जाने से रोक रहा है, और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, स्ट्रिंग। और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। मतलब स्ट्रिंग के हर एक पार्ट पे, ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के हर एक पार्ट पे, हर एक पॉइंट पे एक्ट करता है। हर एक पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन।
स्ट्रिंग के जगह पे कोई स्प्रिंग भी हो सकता है, स्प्रिंग ये, ठीक है। तो स्प्रिंग भी हो सकता है, नीचे की ओर यदि होल्ड किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन बोलेंगे हालांकि। और हालांकि एक नया अलग टॉपिक भी हम दिए हुए हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय अ स्प्रिंग, मतलब तो यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लटका दिए, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाना चाहेगा, लेकिन स्प्रिंग क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इसको खींचा हुआ है, कुछ दूर जाने के बाद मान लो कि रुक जा रहा है। तो यहाँ पे स्प्रिंग भी यदि आप किसी पर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर खींचना चाहेगा, तो यहाँ के लिए क्या चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। बिना कांटेक्ट के आप स्प्रिंग को आप ना तो पुल कर सकते हो ना तो पुश कर सकते हो। यदि हम पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे टेंशन का, कोई एक क्या कर रहे हैं, टेबल पे एक कोई स्ट्रिंग, कोई एक रस्सी यदि हम रख दिए, तो यदि हम रस्सी से रख दिए हैं टेबल पे, तो स्ट्रिंग या रॉड के हर एक पार्ट पे, हर एक पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन यदि हम इस तरह से यदि हम लटका दिए हैं, मतलब क्या है, स्ट्रिंग का हर एक पार्ट को क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन स्ट्रिंग नीचे की ओर नहीं जा रहा है, सपोर्ट के कारण ये उसको रोके हुए, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो जो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंशन। और कोई एक स्ट्रिंग के लिए टेंशन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा हर जगह पे। यहाँ पे टेंशन T है, मान लो कि 10 न्यूटन, यहाँ पे देख रहे हैं mg, मान लो कि 10 न्यूटन है, तो हर एक पॉइंट में कितना होगा, 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे वेट के ही बराबर क्या होगा, टेंशन होगा, कि वेट जितना नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर टेंशन उतना ही लग रहा है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। टेंशन इसका जो है, इसका डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में एक बार फिर से करेंगे, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको स्ट्रिंग से बांध करके इस तरह से घुमा रहे हैं, तो टेंशन ही एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। आगे हम डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो टेंशन का मतलब क्या, कि कोई भी स्ट्रिंग यदि है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। और जब तक कोई कांटेक्ट करके, फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी टेंशन फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिर एक चार को एग्जांपल पढ़ लिया। एक है फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग कॉलिजन। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट यदि टकरा रहा है एक दूसरे से, एक ऑब्जेक्ट है एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट यदि सामने आया तो ये टकराया एक दूसरे से। टकराने से क्या होगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, मतलब कांटेक्ट में आने के कारण जब कॉलिजन हुआ तो उस पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। ये भी कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। देखो आगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे भी हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। 9 में आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ चुके हो, मतलब लॉज ऑफ मोशन में एक यूनिट था ग्रेविटेशन। यस सर। यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये रिपल्सिव कभी नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा मास पर और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। याद करना क्या था, दो ऑब्जेक्ट यदि है, एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का,
एक ऑब्जेक्ट है m2 मास का और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। यदि हम बोलेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू क्या होगा याद करना, क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द m1 into m2 by r square directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance। एंड जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं और वो कांस्टेंट क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। जी का वैल्यू भी आपको पता होगा कि जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to the power -11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर केजी, है ना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओगे, कुछ डिस्टरबेंस है, इसको बंद। कोई प्रॉब्लम क्या सर? साउंड वगैरह लाउड स्पीकर बज रहा था, वही मना करने के लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो काफी डिस्टरबेंस हो रहा था, बंद करवाया। अच्छा ठीक है, कोई बात, ठीक ठीक। देखिएगा, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास पर और डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। m1 m2 पर किधर फोर्स लगा रहा है, इसको, m2 m1 पर किधर फोर्स लगा रहा है, इसको, है ना। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, समझ गया भैया ग्रेविटेशन फोर्स, ये तो डिटेल में पढ़ भी चुके हो आगे, क्लियर ना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो यदि चार्ज है तो उसके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, देखोगे क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, एक ये एक दूसरा ये, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ध्यान देना कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। कूलम्स लॉ काफी सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तरह। ठीक है, जो क्या कहता है, यदि दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव है रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है मतलब अट्रैक्ट है। तो अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा या रिपल्सन का फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का जो वैल्यू है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल स्टेटमेंट उसी ढंग का है, जहां पे हम लोग ग्रेविटेशन में हम लोग मास का जिक्र करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, दोनों यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ओवरऑल कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लेना है, यदि फोर्स नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स यदि पॉजिटिव है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स।
क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, माइनस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है और पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है। और इसी तरह से जब हम लोग प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं e, ठीक है। नेगेटिव यदि है तो अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है तो क्या है, रिपल्सिव। फॉर्मूला उसी ढंग का है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R इसका। और ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। क्लियर है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Yes. फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये है फोर्स का अमाउंट, ये अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा। इसी तरह से ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स पर यदि हम लोग बात करें, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स कोई एक मैग्नेट हो सकता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। एक मैग्नेट कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या क्या है, ध्यान देना, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, मतलब कोई भी मैग्नेट ये तीनों चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन को करता है, निकेल को करता है, कोबाल्ट को करता है, ये एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और एक मैग्नेट यदि है तो दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा या रिपेल भी करेगा। डिपेंड करेगा किस पे, यदि मैग्नेट है, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक पोल्स को लाते हैं साउथ साउथ, रिपेल करेगा। यदि हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि साउथ पोल के सामने यदि हम लोग नॉर्थ पोल को लाते हैं, साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल्स है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब भी आप पढ़े हुए हो। ठीक है, बस डिक्ट करना था थोड़ा थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह। और जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसका नेचर होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, डिस्टेंस यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये एक नेचर है कोई भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जो तीन हम लोग पढ़ रहे हैं तीनों के बारे में। ठीक है, ये है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इतना है, जब ये हम जिक्र किए, इससे इसको आप चाहो तो आप बुक में एक बार पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे, ये आपका होमवर्क है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी कुछ पोर्शन ध्यान देना, हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी क्या है, बहुत बोल सकते हो 50 मोर देन 50% पार्ट जो है वो 9 क्लास का ही है। ठीक है, समझो बात को। एक आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो अभी हम जिक्र भी किए फोर्स के डेफिनेशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, any object continues its state of rest or state of motion until or unless any external force is applied on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो रुका रहेगा, मोशन में है तो उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ और उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ध्यान देना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से इनर्शिया का डेफिनेशन आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, तो 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो, तो ये बस इतना ही। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग में से कोई बताओ यदि याद है तो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Force is directly proportional to its momentum. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ मोमेंटम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब देखोगे कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो याद करना लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे अभी इसका मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना mu, बाद में इसका वेलोसिटी हो जा रहा है v मीटर पर सेकंड,
अच्छा बताओ, मान लो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, बाद में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके v मीटर पर सेकंड हो गया, इटसेल्फ खुद ब खुद हो सकता है, खुद ब खुद वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है क्या? नहीं, खुद ब खुद नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, मतलब मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? pf। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? m into v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? देखोगे चेंज इन मोमेंटम इसी तरह से आप लिखते हो डेल्टा p। आप अपने बुक में ऐसा यूज किए हो, है ना? ये आपके लिए नया नहीं होगा आई थिंक। चेंज इन मोमेंटम तो आप बोलते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो रहा है? mv माइनस mu। चेंज इन मोमेंटम ये है। और जब हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम इन यूनिट टाइम, ये क्या? तो ये इतना जरूर होगा, u मीटर पर सेकंड से जब v मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो जा रहा है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, मान लो कि t सेकंड टाइम लगा है, तो टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा p। टोटल टाइम से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है। और वो क्या होगा? m यदि कॉमन ले ले तो v माइनस u बाय t। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में एक सेकंड में जितना मोमेंटम में चेंजेज आता है उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोर्स। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंजेज आएंगे एवरी सेकंड। तो यही बताया गया, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? देखो m v माइनस u बाई टी, तो क्या होता है? v माइनस u बाई टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। आप क्या बोलते हो? प्रोपोर्शन m v माइनस u बाई टी के बदले लिख दिए a, तो क्या आया? f प्रोपोर्शनल टू m v। प्रोपोर्शन का जब साइन हटाते हैं तो इक्वल टू देते हैं, एक कांस्टेंट दिए k, बाद में पता चला कि k का वैल्यू क्या है? 1 है, इसलिए आप लिख देते हो क्या? f इक्वल टू m v। तो सेकंड लॉ से एक फार्मूला है f इक्वल टू m v। ठीक है? क्या है स्टेटमेंट? The force applied on an object is directly proportional to rate of change of momentum of that object। ठीक है? तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, ये करोगे आप, ये होमवर्क हम दे रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं, और डिटेल बहुत ज्यादा तो जाने वाले नहीं, आप भी बोर हो जाओ। ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये भी मेंशन किया हुआ है, each action has equal and opposite reaction। यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए इस ऑब्जेक्ट पे, तो व्हाइट बोर्ड भी हमारे पाम पे, हथेली पे कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। एक्शन जितना रिएक्शन भी उतना। ठीक है? और ये भी याद रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन और रिएक्शन कभी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है। एक्शन यदि एक्ट कर रहा है कहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पे, तो रिएक्शन किस पे एक्ट कर रहा है? मेरे पाम पे, हथेली पे। एक्शन एक पे ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन किसी दूसरे पे। कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना, याद रखना ये। ठीक है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1 कोर्स का और एक्सरसाइज 2 जितना अभी तक हम बताए वहां तक का क्वेश्चन आप करके रखोगे, वहां डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन डाउट होगा वो हम बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपके लिए नया टॉपिक होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये नया होगा आपके लिए, ये सब सारा चीज आपका पुराना था, बस रिवीजन होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलते हैं, इतना करके रखना। Thank you, sir. चलो ठीक। Thank you, sir. Thank you, sir.